आईएएस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखें पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण। सबसे पहला देखते हैं योग के गुण। योग के गुण में देखिए पहला हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखते हैं समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, दोनों का योग किए तो क्या आया 7। देखिए 7 भी एक पूर्ण संख्या है। दूसरा उदाहरण देखिए 5 एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों का योग क्या आया 5, यह भी एक पूर्ण संख्या है। अर्थात यदि 2 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या आती है। इस गुण को हम लोग पूर्ण संख्याओं का योग के अंतर्गत समृद्ध गुण कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि योग में पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं। अब दूसरे गुण के देखिए, दूसरा गुण हम लोगों ने लिया है क्रम विनिमय गुण, मतलब योग का क्रम विनिमय गुण। देखिए 3 में 4 जोड़े तो कितना आया 7, और अगर 4 में 3 का योग किया गया तो भी आ गया 7। इसका मतलब 3 + 4 बराबर है 4 + 3 के। क्रम केवल बदल रहा है, यहाँ ये पहले ये बाद में, यहाँ ये पहले और ये बाद में, लेकिन योग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। उसी तरह से 8 + 0 8 हो गया, और 0 में 8 का योग किए तो फिर 8 हो गया। इसका मतलब 8 + 0 बराबर है 0 + 8। इसका मतलब यदि कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं a और b हैं तो a में b को जोड़ेंगे या b में a को जोड़ेंगे, दोनों का योग आपस में बराबर होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वे योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। अब योग के साहचर्य गुण को देखा जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए हम लोगों ने यहाँ 3 संख्याएं ली, 3, 5 और 8। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 के साथ 5 और 8 को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो देखिए 3 + 5 और 8 हो गया 13, मिलकर के 16 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया कि 3 और 5 को एक साथ एसोसिएट कर दिया और उसमें 8 जोड़ा गया, तो 8 + 8 16 आ गया। इसका मतलब ध्यान दीजिए 3 + 5 + 8 हो गया 3 + 5 + 8। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने 5 8 का साहचर्य किया, लेकिन यहाँ 3 और 5 का साहचर्य किया, फिर भी दोनों का योग कितना आया 16 और 16। उसी तरह से देखिए 7, 1 और 4 3 संख्याएं हैं, तो 1 और 4 का हम लोगों ने साहचर्य के एक साथ उनको मिला दिया, एसोसिएट कर दिया, तो यहाँ योग 7 + 5 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने 7 और 1 को एसोसिएट कर दिया, इनका साहचर्य कर दिया, फिर भी योग कितना आता है 12। इसका मतलब कि 7 + 1 + 4 या 7 + 1 + 4 दोनों योग आपस में बराबर हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वे योग में साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अर्थात यदि 3 संख्याएं a, b और c पूर्ण संख्याएं a, b और c हैं तो a + b + c बराबर होगा a + b का योग + c के योग के। योग पर गुणन के वितरण गुण को देखा जाए। देखिए यहाँ पे 3 संख्या है, 3, 2 और 4। 2 और 4 के भी योग का चिन्ह है और यहाँ 3 उससे गुने के चिन्ह में है, तो अलग अलग गुना करें हम लोग, 3 × 6 18 हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, गुना का। 3 × 2 हमने गुना को 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर प्लस साइन करके 3 को 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 तिया 12, फिर यहाँ योग कितना हुआ 18। अर्थात 3 × 2 + 4, यदि हम लोग इस गुना का इस योग पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वितरण करते हैं, तो हो गया 3 × 2 जोड़ 3 × 4, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। उसी तरह देखिए 4 × 5 + 1 तो हो गया 4 × 6 तो 24 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए वितरण हम लोग कर रहे हैं गुना का योग पे, 4 × 5 + 4 × 1 तो यहाँ 20 + 4 ये भी हो गया 24। अर्थात ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यदि a, b और c 3 हमारी पूर्ण संख्याएं हैं तो a × b + c हो जाएगा a × b + a × c। अर्थात जो पूर्ण संख्याएं हैं वे योग पर गुणन का वितरण नियम का पालन करती हैं। अब आइए इधर ध्यान दिया जाए। देखिए यह है पूर्ण संख्या 4 और उसमें हमने 0 का योग कर दिया, तो क्या वैल्यू आया 4, मतलब 4 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
उसी तरह 6 है, 6 में शून्य का योग करने से योगफल हमारा 6 ही आता है। यदि 28 है, मान लीजिए 28 में शून्य का योग किए तो योगफल 28 ही आता है। अर्थात यदि हम लोग शून्य का योग किसी पूर्ण संख्या में करते हैं तो पूर्ण संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता, और यदि किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या में योग करने से उसके मान में अंतर नहीं आए तो उसको हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक। तो हम लोग यहाँ देखें योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। चूंकि शून्य जोड़ने से ऐसा होता है इसलिए हम लोगों ने लिखा अतः शून्य को योग का तत्समक कहा जाता है। व्यवकलन के गुण देखें। पहला संवृत गुण, हम लोग देखें ये लागू होता है या नहीं। देखिए 7 में 5 माइनस किए तो 2 हो गया, अर्थात 7 में 5 माइनस किए तो यह भी एक पूर्ण संख्या आई, मतलब परिणाम पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखिए 3 में 7 माइनस किए तो यहाँ -4 आ गया। जान रहे हैं आप -4 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात परिणाम पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यदि एक पूर्ण संख्या से दूसरी का व्यवकलन करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या आना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि व्यवकलन संवृत नहीं है। अब आइए हम लोग देखें क्रम विनिमय गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए पहले उदाहरण में 7 में 2 माइनस किए तो कितना आ गया 5, लेकिन यहाँ देखिए 2 में 7 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ -5 आ गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे 7 - 2 बराबर नहीं है 2 - 7। उसी तरह देखिए 12 में 10 माइनस किए तो 2, लेकिन 10 में 12 माइनस किए तो -2, अर्थात ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे भाई कि अतः व्यवकलन में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। साहचर्य गुण देखा जाए। देखिए यहाँ हम लोगों ने लिया है 7, 3 और 2। यहाँ 3 और 2 के बीच में साहचर्य किया गया है व्यवकलन में, और यहाँ 7 और 3 के बीच साहचर्य किया गया। देखिए इसका परिणाम कितना आया 7 - 1 6 आ गया, और यहाँ 7 में 3 गया 4 - 2 2 आया। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 7 - 3 - 2 बराबर नहीं है 7 - 3 - 2 के। उसी तरह से यहाँ देखिए ये 9 - 6 - 5 9 - 6 - 5 के बराबर नहीं है। इस प्रकार यदि तीन पूर्ण संख्याएं a b c हों तो a - b - c नहीं बराबर होगा a - b - c के, अर्थात हम लोग कहेंगे कि व्यवकलन में साहचर्य का गुण लागू नहीं होता। वितरण गुण देखा जाए। देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ गुना का चिन्ह है 3 - 2, तो देखिए इसको हल करते हैं तो आ गया 7। अब देखिए यहाँ गुना का वितरण यहाँ किया गया 7 × 3 यहाँ किए, और यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ किए फिर 7 - 2, मतलब गुना का वितरण हम लोगों ने यहाँ व्यवकलन पे कर दिया, तो भी परिणाम कितना आया 7। मतलब 7 × 3 - 2 बराबर होगा 7 × 3 - 7 × 2 के। उसी तरह से जब इसको देखते हैं तो 5 × 6 - 4 यहाँ पर गुना का वितरण हम लोग करते हैं 5 × 6, इस पे भी गुना हो गया, और ये फिर वितरण हो गया 5 × 4, और बीच में क्या है व्यवकलन। तो हम लोग कहेंगे कि गुना का व्यवकलन पर वितरण। तो ये देख रहे हैं कि चूंकि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं इसलिए हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे कि अतः व्यवकलन पर गुणन का वितरण लागू होता है। गुणन के गुण देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखें संवृत गुण। देखिए 4 में 7 से गुना किए तो 28 आया, यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या, और गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए 3 में 0 से गुना किए तो 0 आया, तो देखिए यहाँ भी गुणनफल क्या है पूर्ण संख्या है। तो निष्कर्ष निकला गुणनफल एक पूर्ण संख्या है। तो हम कहते हैं अतः पूर्णांकों का गुणन संवृत होता है। अब आइए क्रम विनिमय गुण की जांच करें हम लोग गुणनफल में। देखिए यहाँ 3 में 5 से गुना किए तो 15 आया, यहाँ क्रम बदल दिए 5 में 3 से गुना किए तो फिर भी कितना आया 15, अर्थात 3
गुने 5 बराबर है 5 गुने 3। उसी तरह से देखिए 7 में 2 से गुना करने से 14 और 2 में 7 से गुना करने से 14, अर्थात 7 × 2 बराबर है 2 × 7 के। तो हम कहेंगे कि अतः गुणन में क्रम विनिमय गुण होता है। साहचर्य गुण देखा जाए, देखिए 3 संख्या हैं 3, 4 और 2। यहाँ हम लोगों ने 4 और 2 का साहचर्य मतलब एक साथ उनको करके गुना किया। तो देखिए वो हो गया 3 × 8, कितना हो गया 24। अब यहाँ 3 और 4 का साहचर्य कर दिया तो 3 चौके 12 और गुने 2, यहाँ भी 24, दोनों परिणाम क्या हो गए बराबर। इसका मतलब यह और यह दोनों बराबर हो गया। जरा यहाँ देखा जाए, यहाँ हम लोग 8 और 1 का साहचर्य किया, यहाँ परिणाम आया 32। यहाँ 4 और 8 का साहचर्य किया गया तो यहाँ भी परिणाम आ गया है 32, अर्थात ये और ये दोनों परिणाम बराबर है। इसका मतलब यदि ए, बी और सी 3 पूर्ण संख्या हैं तो ए गुने बी गुने सी बराबर होगा ए गुने बी गुने सी के, अर्थात गुणन में साहचर्य गुण होता है। अब जरा यहाँ देखिए 7 में 1 से गुना करें तो कितना हुआ 7, मतलब वही पूर्ण संख्या आ गई 7। अब देखिए 24 में 1 से गुना करें तो कितना आ गया 24, मतलब 1 से गुना करने पर 24 में गुणनफल भी 24 ही आता है। तो यदि हम पूर्ण संख्या से ऐसी संख्या से गुना करें जिसमें गुणनफल वह संख्या ही आ जाए तो जिससे गुना करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गुणन तत्समक। तो यहाँ देखिए परिणाम में संख्या ही है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अतः 1 को गुणन तत्समक कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं के भाग के गुण को देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवृत्त गुण। देखिए यहाँ 6 में 3 से भागा दिए तो भागफल आ गया 2, अर्थात जब हम लोग एक पूर्ण संख्या को दूसरी से भागा दिए तो भागफल भी एक पूर्ण संख्या आ गई। यहाँ तो समृद्धि नियम लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 5 में 8 से भागा दिए तो आ गया 5/8, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि भागफल हमेशा पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः पूर्ण संख्याओं का भाग समृद्ध नहीं है। अब हम लोग देखें क्रम विनिमय नियम। इस गुण में देखिए 4 में 2 से भागा दिए तो भागफल आ गया 2। अब इसी को उलट दिए 2 में 4 से भागा दिए तो भागफल आ गया 1/2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात भागफल समान नहीं है। इसका मतलब यदि 2 पूर्ण संख्या ए और बी हैं तो ए भागा बी बराबर नहीं है बी भागा ए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पूर्ण संख्याओं के भाग में क्रम विनिमय गुण नहीं होता। इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बहुत सारे गुणों का अध्ययन किया। अब इन्हीं के आधार पे इनका उपयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज का हल करेंगे। धन्यवाद।